हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज अब निफ्टी में कितना हो चुका है, इस चीज के बारे में आज जानने की बात करेंगे। जिस तरीके से हमको पता है कि कल 30 जून के दिन फर्स्ट हाफ जो है 2020 का वो खत्म हो गया और उसकी एडजस्टमेंट के बाद आज हमारे पास एक लेटेस्ट डेटा अपडेट आ चुका है जिसमें निफ्टी 50 के टॉप 10 जो भी स्टॉक है बड़े, उनका कितना वेटेज है निफ्टी 50 में उसको जानेंगे। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का जो पी है वापस अपने ओवरबॉट सिचुएशन या एक्सट्रीम हाई सिचुएशन के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 कल के दिन 30 जून 2020 तक के अगर डेटा की बात करें, जिस तरीके से सारे स्टॉक अभी तक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल के दिन तक की एडजस्टमेंट के हिसाब से जो अब निफ्टी में टॉप 10 स्टॉक्स बन गए उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है नंबर 1 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और 12.45% की इसकी वेटेज हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। यानी कि मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट चलता है और 1% रिलायंस इंडस्ट्री चलता है तो 12.5 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा वेटेज के हिसाब से। वहीं एचडीएफसी बैंक जो कि पिछले कई दिनों तक नंबर 1 पे हुआ करता था वो अब यहाँ पे नंबर 2 पे आ गया और उसकी डिफरेंस जो है रिलायंस से बहुत दूर हो चुकी है। 10.65% का वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी लिमिटेड का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है। इन्फोसिस जो है उसकी वेटेज थोड़ी ऊपर आती हुई दिखाई दी है, 6.21% के आसपास ये आ गया है। आईसीआईसीआई बैंक की जो वेटेज है 5वें नंबर पे वो है 5.25%। टीसीएस की वेटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 5.04% और कोटक महिंद्रा बैंक की जो वेटेज है अभी निफ्टी में 4.59%। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 4.49% और वहीं पे आईटीसी के शेयर में भी हम बात करें तो 3.92% जो वेटेज है आपको आईटीसी की दिखाई देगी। और भारती एयरटेल एक स्टॉक है जिसने पिछले 1-2 महीने में अच्छी खासी जो रैली है वो निचले लेवल से दिखाई और अब ये टॉप 10 स्टॉक्स में शामिल होता हुआ दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है कि ये जो वेटेज होता है दोस्तों वो पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नहीं होता, बल्कि कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है तो 10 लाख करोड़ के हिसाब से यहाँ पे वेटेज नहीं गिना जाता। 10 लाख करोड़ रुपए में से कंपनी के प्रमोटर्स और मालिक का हिस्सा निकालने के बाद जो भी हिस्सा लोगों के लिए पब्लिक के लिए अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए सिर्फ वही हिस्सा यहाँ पे मार्केट के वेटेज में गिना जाता है। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आप देखेंगे 11-12 लाख करोड़ के आसपास का है, लेकिन उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 6-6.5 लाख करोड़ के आसपास का है। इसीलिए यहाँ पे वेटेज जो है इसका 12% है। अगर इसके पूरे मार्केट कैप को ले लिया जाता तो कहीं ना कहीं 18 से 20% भी हो जाता तो कम होता। ठीक उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में भी इसी तरीके के काम चलते हैं। हाँ, जिस कंपनी का पूरा जो हिस्सा है कंपनी का, अगर वो पूरा हिस्सा पब्लिकली ट्रेड है तो वो हिस्सा आपको पूरा पूरा फुल मार्केट कैप के हिसाब से दिखेगा। जिस तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड है जिसमें प्रमोटर्स की कोई भी हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती और पूरा का पूरा हिस्सा जो एफआईएस डीआईएस और जनरल पब्लिक के पास है, इसलिए ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई देगा वो पूरा का पूरा फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिस्से में आता है। अब वही सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस का जो वेटेज है अब यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 34.38% के आसपास का इसका जो फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले 38-39% तक पहुंच गया था। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली। 3-4% जो वेटेज है निफ्टी में उसका गिरता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 14.76% हो चुका है। आईटी सेक्टर का भी वेटेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं 14.17% इसका वेटेज है। कंज्यूमर गुड में भी जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो यहाँ पे इसका भी वेटेज जो है 13.46% होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो वेटेज है 5.52%, टेलीकॉम का वेटेज जो 3.53%, फार्मा का वेटेज अब बढ़ता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से फार्मा में रैली होती हुई दिखाई दे तो 3% के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन का वेटेज है 2.6%, 2.58% है मेटल्स का, 2.3% है आपका सीमेंट सेक्टर का, पावर सेक्टर का 2% है और बाकी सर्विस, फर्टिलाइजर और मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो 0.64% के आसपास, 0.6 से 0.34% तक के आसपास आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देखने को मिल रही है निफ्टी में वो है निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
26.32 का निफ्टी का पी है कल की क्लोजिंग के हिसाब से दोस्तों, जो कि एक हायर लेवल के आसपास कहीं ना कहीं फिर से जाता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से मार्च में 7500 तक के लेवल लगे थे और कल 10,300 के ऊपर निफ्टी की जो है हाफ ईयरली क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी और 26 से ऊपर यहाँ पे निफ्टी का पी जाता हुआ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं ये अब सोचने वाली बात है कि आखिर निफ्टी का पी इतनी तेजी से बढ़ा क्यों। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा पेश करना चाहूंगा जिसको आप देख सकते हैं। ये निफ्टी के पिछले महीने के डेटा है जिसमें 1 जून से लेके 30 जून के आसपास तक जो है आपको निफ्टी के पी रेशियो दिखाई देंगे। तो 1 जून के दिन हम अगर बात करते हैं निफ्टी के पी रेशियो की तो 22.96 था और 30 जून के दिन निफ्टी का पी हो गया 26.32। तो आखिर एक महीने में इतनी बड़ी जो पी रेशियो में तेजी है वो कैसे देखने को मिली। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यह है कि जो Q4 के जो नतीजे आए उसमें कंपनियों ने कुछ लॉस पोस्ट किया, कमजोर नतीजे देखने को मिले, जिसके कारण कंपनी का जो ईपीएस है वो यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी के प्राइस में ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला, जिसके कारण से निफ्टी का पी बढ़ गया लेकिन कंपनियों की जो कमाई है वो कम हो गई। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको मैं कैलकुलेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। निफ्टी के 1 जून के अगर प्राइस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1 जून के दिन निफ्टी था 9826 के लेवल पे, ठीक है। तो हम 9826 अगर हम यहाँ जाते हैं और कैलकुलेटर में चेक करते हैं 9826 का लेवल और उसको डिवाइड करते हैं 22.96 जो कि निफ्टी का उस दिन का पी रेशियो था, तो आपको दिखेगा 427.96 का जो प्राइस है यानी कि ईपीएस है, ये निफ्टी की ईपीएस थी 1 जून के दिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 30 जून के दिन की, जिस दिन 26.32 का निफ्टी का पी रेशियो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं कल के क्लोजिंग लेवल की, तो कल निफ्टी क्लोज हुआ था 10,302 के लेवल पे और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 26.32 से तो आपको दिखेगा 391.4। तो 428 का जो ईपीएस आपको 1 जून के दिन दिखाई दे रहा था वो घट के एक महीने में आपका ईपीएस हो गया 391 का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी की ईपीएस बढ़ रही है लेकिन निफ्टी के प्राइस में करेक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एक महीने में सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपने नतीजे दिए और सभी के कंपनियों के जो मुनाफे में है कमी देखने को मिली है और ठीक वही चीज आपको Q1 के बाद भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर Q1 के नतीजे और भी बदतर आते हैं इन सभी चीजों से और निफ्टी के प्राइस में करेक्शन देखने को नहीं मिलता है तो कंपनी की जो ईपीएस है वो और भी कम होती हुई दिखाई देगी और उस कंडीशन में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी का वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात करूं तो जो इसका अब तक का हाईएस्ट लेवल है कहीं ना कहीं 29 से 30 के बीच जाता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि हम वापस उसी जोन के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम इसको 29 से मल्टीप्लाई करते हैं जो इसका निफ्टी का हाईएस्ट लेवल था तो कहीं ना कहीं 11,350 तक के जो लेवल है निफ्टी में आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं आता और वापस निफ्टी अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हाईएस्ट लेवल को छूने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। तो लेकिन दोस्तों अब समझने की बात यह है कि जब निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20-22 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसको निफ्टी का ओवर वैल्यू सिचुएशन कहा जाता है। और जिस तरीके से हमने देखा था मार्च के महीने की अगर मैं आपसे बात करूं, मार्च के महीने में एक बार हम जाने की कोशिश करते हैं और निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो कितना आ चुका था और उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मार्च से अप्रैल के बीच की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 23 मार्च के आसपास जिस दिन निफ्टी का बॉटम बना था उस दिन के लेवल पे नजर डालिए। उस दिन का लेवल था निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो था वो 17 का था जो कि अभी तक का लोएस्ट है, जो कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा नहीं था। लेकिन वहां पे 1 मार्च के आसपास इसका निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग कितना था, 25 का पी रेशियो था 2 मार्च के दिन और 2 मार्च से घटते घटते 23 मार्च को हो गया 17.15 और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली अभी हम 26 के ऊपर कामकाज कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली 17 से 26 तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ पे जो कंपनियों की कमाई जो है वो बढ़ती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही और आगे का जो प्रोस्पेक्ट है और आगे की जो फोरकास्ट है वो भी यहाँ कमजोर दिखाई दे रही है। यानी कि आगे चल के जो कंपनी की कमाई और भी बद से बदतर होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि
Q1 के जो नतीजे आएंगे वो तो लगभग आपको समझ लीजिए 50% आपको वहाँ मिनिमम डाउन देखने को मिलेगा प्रॉफिट में, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में लगभग ना के बराबर काम हुआ है, किसी प्रकार का कोई काम हुआ ही नहीं है। तो उस कंडीशन में कंपनियों की डेफिनेटली कमाई गिरेगी, और उसके बाद अगर एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे तो डेफिनेटली फिर आपको निफ्टी के प्राइस में प्रेशर देखने को मिलेगा। और जिस दिन निफ्टी अपने फंडामेंटल पे आने की कोशिश करेगा तो आपको फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि गिरावट कब आएगी, कितनी आएगी, उसका सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में अभी जो फोर्स चल रहा है वो लिक्विडिटी का चल रहा है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है और ये समझ रहा है कि नीचे जितनी भी बुरी चीजें वो फैक्टर इन कर ली गई है मार्केट के द्वारा, और फाइनली मार्केट जो है ऊपर जाएगा आगे चल के, और आगे ग्रोथ के जो मोमेंटम है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब रियलिटी से सामना होगा तो दोस्तों उस कंडीशन में फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो सही सही दिखाई देंगी, और अगर निफ्टी में थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो फिर जो है ईपीएस और जो भी आपका ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी दोस्तों नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ओवरबॉट सिचुएशन में जाके बहुत ही ऊपर प्राइस पे एंट्री ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी के स्टॉक में तो ठीक है, लेकिन अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में जिसकी वैल्यूएशन का आपको अता पता नहीं है, और अगर उसमें आपकी एंट्री हो गई और एक बार अगर आपने ऊपर के प्राइस में एंट्री ले ली तो आपको हो सकता है फिर साल 2 साल के लिए एग्जिट ना मिलती हुई दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट स्टॉक पे ट्रेड कीजिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से निफ्टी की जो पी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें किस तरीके का चेंजेस इस क्वार्टर में होता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।